साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, प्राथमिक लेवल के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चनों को आज देखेंगे। तो आइए देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, यानी कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्ध परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। तो देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। तो हमें बताना है कौन सा उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ये सही, ए और बी दोनों सही। तो ए और बी दोनों सही। यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इनमें से कोई नहीं, तो विश्वसनीयता कहते हैं। डॉट डॉट में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। इनमें से कोई नहीं, तो योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो डिस्लेक्सिया की क्या विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। तो सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। बाकी सभी क्या हैं? डिस्लेक्सिया की विशेषता हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सशक्त अप्रेरणा सीखने की प्रभावशाली घटक है। तो सशक्त अप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहते हैं, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो शीघ्र सीखता है। सशक्त अप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि के बालक को। तो हस्तशिल्प शिक्षा मंद बुद्धि वाले बालकों को देनी चाहिए, जिससे वह क्या करें, कुछ न कुछ स्किल डेवलप हो और वह अपने कार्य को, अपने जीविकोपार्जन और तमाम प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित हो सके और एक स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे उनका भी यूज किया जा सके, उनका भी प्रयोग हो। और हस्तशिल्प में जब वो किसी उद्योग से जुड़ेंगे तो उनको व्यावसायिक शिक्षा जो अर्जित की जाती है, तो उनको व्यवसाय मिलेगा और उससे धनार्जन करके वो अपने आगे की ज़िंदगी को सुधार की प्रक्रिया में कर सकते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो उदाहरण देकर छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है कि जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलाप को सुधारना एक क्रियात्मक अनुसंधान है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। तो 120 है बुद्धि के कारकों की संख्या। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो प्रेरक जो है
परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना है। अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए कि जिससे क्या होगा कि उनके विकास में यही सबसे अधिक भूमिका अदा करेगा। और प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए ये महत्व है कि हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणामों को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो तनाव को कैसे कम करेंगे? बालकों के तनाव को। और विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण के माध्यम से हम तनाव को अप्रत्यक्ष ढंग से दूर कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो किसमें घटित है? केवल एक कोष में मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो और सभी विशेषता है, नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य शक्ति और गति से है, जिससे मांसपेशियों के विकास और पैरों का उचित उपयोग हो। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, तो किसने कहा है? ये जो है क्रो ने कहा है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था को। कौन सा सही है इसमें हमें बताना है, सही स्तर है। तो इसमें सही है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। परिपक्वता, जो परिपक्वता है इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो यह क्या सही है या हाँ, नहीं, अनिश्चित, कभी कभी। तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो यह नहीं है। तो चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्यय, अधिगम। तो चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है अप्रत्यक्ष पथ समस्या। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। तो सूझ का सिद्धांत जो है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता। ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ए और बी व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता, प्रतिमानता। मेर्डिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक ... होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो अधिक स्वस्थ एवं विकसित। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह क्या है? शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन मापनी। तो इसमें क्या हो जाएगा? विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये जो है विषय आत्मबोधन परीक्षण है, मुर्रे महोदय ने इसको किया था। तो ये रहा लेवल फर्स्ट के लिए हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो हमने सीखने का प्रयास किया और भी आगे सीखने का प्रयास करते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जुड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।